अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की किस्त नंबर 46। मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा बाकी ना रहा था कि मैं दरख्तों के झुंड में जा घुसूं। मैंने यही किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि जंगल में जमीन नाहमवार होगी। एक जगह मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। चोट तो मुझे बहुत कम लगी, लेकिन एक बार गोया दिमाग जैसे हिलकर रह गया हो। ताहम मैं फौरन ही उठ खड़ा हुआ और ज्यादा घने दरख्तों की तरफ को दौड़ पड़ा। एक जगह रुककर मैंने सड़क की झलक देखने की भी कोशिश की, लेकिन दरख्त बहुत ज्यादा घने थे और मैं जंगल में इतना अंदर आ चुका था कि सड़क की झलक देखना भी मुमकिन ना रहा था। ताहम फ्लड लाइट्स की हरकत का अंदाजा भी हो रहा था। फिर कुछ आवाज़ों से ये अंदाजा भी हुआ कि जो लोग गेट की तरफ से मेरे ताक़ुब में दौड़ पड़े थे वो मोड़ तक आ पहुंचे थे। वो तादाद में ज़्यादा मालूम ना होते थे, लेकिन मुझे तवक्को थी कि जल्द ही उनकी तादाद में इजाफा भी हो जाएगा। मेरा ख्याल था कि वो पहले सर्कुलर रोड का चक्कर लगाएंगे या उस पर काफ़ी आगे तक ज़रूर चले जाएंगे। इसके बाद मुख्तलिफ सिमतों में बिखर कर किसी बाकायदा हिकमत अमली के तहत तलाश शुरू करेंगे। उसी लम्हे गोलियों की तड़ तड़ आवाज़ सुनाई दी। गालिबन किसी गलत फहमी की बिना पर वॉच टावर से हल्की मशीन गन के जरिए बाड़ मार दी गई थी। फिर कुछ लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से कुछ कहा। ताहम मैं चूंकि काफ़ी दूर निकल आया था, इसलिए मुझे ये आवाज़ें मध्यम ही सुनाई दे रही थी और चंद लम्हे बाद तकरीबन खामोशी छा गई थी। वो लोग गालिबन आगे को निकल गए थे। इसी दौरान एक बार फिर एयरफोन पर मुझे कैटी की आवाज़ सुनाई दी। ओ खबीस, रस्सियाँ तो आहिस्ता बांध, और ये इतनी सख्त गिरह लगाने की क्या ज़रूरत पेश आती है तुझे? मेरे हाथ पांव तोड़ने का इरादा रखता है क्या तू? देखती जाओ तुम्हारा अब क्या क्या कुछ टूटेगा। जरा उस बंदर के बच्चे को तो हमारे हाथ आ लेने दो ना, जो तुम्हारे साथ था, किसी ने गुर्रा कर कहा। जाएगा कहाँ? इस वादी में तो हम खोई सुई भी ढूंढ निकालते हैं। भाग कर जाएगा कहाँ और कहाँ छुप सकेगा? उस अहमक को तो मालूम नहीं किस खजाने की पट्टी पढ़ा दी थी किसी ने, कैटी ने झिल्लाई हुई आवाज में कहा, और मैं भी उसकी बातों में आकर उसके साथ मारी चली जाऊंगी। हालांकि अब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर यहाँ कोई खजाना मौजूद भी है तो हमें कम से कम 200-300 साथियों के साथ इस वादी पर बाकायदा हमला करना चाहिए था, लेकिन हम तो सिर्फ 2 ही आए। उस सूरत में भी तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा एक ही आदमी अंदर पहुंच पाता, और तो बिल्कुल बाहर ही रहते, बशर्ते कि वो भी उतना ही फुर्तीला होता जितना ये था। मर्दाना आवाज ने जवाब दिया। बाकी सब के सब गोलियों से छलनी हो जाते। याद करती हो ना तुम किस तरह हमने गोलियां चलाई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच निकला। हत्ता कि तुमने भी अगर फौरी तौर पर हाथ ना उठा दिए होते ना, तो मौत तुम्हारा भी मुकद्दर बन चुकी होती। कैटी हौले से कराह दी। उसी लम्हे बहुत सी मिली जुली नाकाबिले फहम आवाज़ों की भिनभिनाहट सुनाई देने लगी, गोया अभी मैं कैटी के गले में मौजूद लॉकेट में छुपे हुए ट्रांसमीटर के हल्के अमल से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सका था। एक अंदाज़ा मुझे ये भी हुआ था कि जिस वक्त मैंने गेट से अंदर छलांग लगाई थी, उस वक्त वहाँ सिर्फ वही 2 मुहाफिज मौजूद नहीं थे जो मुझे नज़र आ रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी मौजूद थे, क्योंकि कुछ मुहाफिज मेरे ताक़ुब में दौड़ पड़े थे और कुछ वहीं कैटी के पास मौजूद थे। ये मुहाफिज भी यकीनन आम से आदमी बिल्कुल नहीं थे जो अंग्रेज़ी बोलते थे। वो यकीनन हशमत अली खान के खास आदमियों में शुमार किए जाते होंगे। जिन लोगों को मैंने खेतों से आते देखा था वो अंग्रेजी से नाबलद नजर आते थे, क्योंकि वो हमारी गुफ्तगू की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। जब आवाजें तकरीबन मादूम हो चुकी तो मैंने अपने ढीले ढाले कपड़ों की बहुत सी जेबों में से एक जेब को गौर से टटोला। उससे एक मखसूस साख्त की छोटी सी फ्लैश लाइट निकाल कर मैंने रोशन करके एक मखसूस जगह पर रख दी। उसकी रोशनी दायरे की सूरत में एक महदूद सी जगह पर पड़ रही थी। मैंने अपने लिबास के नीचे सीने पर बंधा हुआ एक चपटा सा डब्बा निकालकर रोशनी के उस दायरे में लाकर खोलना शुरू कर दिया। उस डब्बे में स्टेन गन के पार्ट्स और एक मखसूस साख्त का स्क्रू ड्राइवर मौजूद था। ये एक अजीब इत्तफाक था कि जैसे ही मैंने गन असेंबल करना शुरू की, अपने एयरफोन पर भी मुझे गन का ही तस्करा सुनाई देने लगा।
कोई दूसरा मुहाफिज कैटी से कहता था, बड़ी जबरदस्त गन सीने से लगा रखी है और वो भी पार्ट्स की सूरत में। वैसे तो बड़ी मासूम लगती है या फिर मासूम बनती है। मैंने कब मासूमियत का दावा किया है तुम लोगों से? कैटी ने फौरन से जवाब दिया। मैं यहाँ खजाने की तलाश में आई थी, किसी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने के लिए तो नहीं आई थी ना, जो कुछ भी अपने साथ ना लाती। तुम्हारा क्या ख्याल था कि मैं फूलों के हार साथ लाऊंगी? मैंने उस गुफ्तगू से ध्यान हटा लिया और गन को असेंबल करना शुरू कर दिया। गन असेंबल करने में मुझे सिर्फ 1 मिनट दरकार था। उसे कमीज के नीचे नेफे में उड़स कर मैंने अपने दीगर हथियार चेक किए। वो सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे। फ्लैश लाइट्स बुझाकर मैंने जेब में डाल ली और एक सिमत का तयन करके दौड़ पड़ा। जंगल की तारीकी में यूं भागते हुए मैं अपने आप को ज़माना गार का कोई वहशी महसूस कर रहा था। वादी की तरफ से वक्फे वक्फे और मुख्तलिफ फासलों से सुनाई देने वाली कुछ आवाज़ों से अंदाज़ा होता था कि सकूत अब दरहम बरहम हो चुका है और मेरी तलाश की मुहिम अब जोर पकड़ती चली जा रही है। दौड़ते दौड़ते मैं वापस जंगल के उस हिस्से में आ गया था जहां से सड़क और सड़क के परली तरफ बिखरे हुए मकानात से करीब तर रह सकता था कि उधर देख सकूं कि क्या हो रहा है। मेरा अंदाजा दुरुस्त ही था। बस्ती के चारों कोनों पर वॉच टावर मौजूद थे और उन सब से जिस तरह रोशनी फेंकी जा रही थी उससे गोया बस्ती के गिर्द रोशनी का एक मुतहर्रिक हाला सा कायम हो चुका था। मैं एक दरख्त के अकब से कुछ देर सड़क का जायजा लेता रहा। अंदर बस्ती में यकीनन हलचल शुरू हो चुकी थी। मैं सड़क के मुतवाज़ी कुछ और आगे चला गया। मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां दाखिल होना बेहद दुश्वार नजर आए ताकि वहां मेरी मौजूदगी का शुबा बिल्कुल न किया जा सके और उस जगह का ताल्लुक उसी शख्सियत से होता जिसके बारे में मैं सोच रहा था। तो फिर सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती। अब मेरी प्लानिंग का वक्त शुरू हो चुका था। मुझे मजीद कई फरलांग का फासला तय करने में कोई दुश्वारी पेश न आई। सिर्फ एक जगह मुझे कुछ फासले पर एक टोली आती दिखाई दी। उनके हाथों में राइफलें मैं देख सकता था और वो मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखते चले जा रहे थे। कभी कभी वो गपशप के से अंदाज में बातें भी करना शुरू कर देते। उनमें से चंद को मैंने जोर जोर से कहका लगाते भी सुना। मेरे लिए बाइसे हैरत ये था कि उनमें से कोई भी जंगल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था, जो छुपने के लिए बेहतरीन जगह मेरे लिए साबित हो सकती थी। फिर मैंने उनमें से चंद एक को बिखरते देख लिया। वो लोग मुख्तलिफ मकानों के दरवाजों पर दस्तक देने लगे, बाकी आगे बढ़ गए और मैं जंगल को मजीद कुछ अंदर चला गया और अंदाजन सड़क के मुतवाजी चलने लगा। मैं जब दोबारा सड़क के करीब जा निकला तो मुझे उनमें से कोई नजर नहीं आता था। अलबत्ता कुछ फासले पर मुझे एक मकान नजर आया जो अपने मकसद के लिए मुझे बेहद मौजू मालूम हुआ। ये मकान दीगर आम मकानों की कतारों से कुछ हट कर बना था और सिर्फ पुख्ता ही न था बल्कि खासा तवीलो अरीज भी नजर आता था। अभी तक पूरी बस्ती में मुझे यही मकान तमाम मकानात से मुमताज नजर आ रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वसत या तर्ज तामीर के लिहाज से उसके मकीन की आसूदा हाली अयां थी, बल्कि कई और पहलुओं से भी उसकी अहमियत मेरे पेशे नजर थी। उस मकान की चारदीवारी ज्यादा ऊंची बिल्कुल न थी, मगर उस पर खारदार तारे लगाकर उसे ऊंचा कर दिया गया था। चारदीवारी के अंदर खासा वसी चौकोर लॉन नुमा हिस्सा बना हुआ था। असल इमारत उसके वस्त में थी, जो ज्यादा बड़ी बिल्कुल न थी। अगर उसके गिरदोपेश से कता नजर उसे देखा जाता तो वो औसत दर्जे का एक छोटा सा 2 मंजिला मकान नजर आ रहा था। तर्ज तामीर कुछ जापानी तर्ज की थी। असल इमारत तो अंधेरे में डूबी नजर आती थी, लेकिन उसके इर्द गिर्द लॉन नुमा हिस्से पर खूब रोशनी फैली हुई थी और ये रोशनी बरकी कुमकुमों की पैदावार थी। यहाँ तो मैंने रात के सकूत में निहायत मध्यम सी घरघराहट भी सुन ली, जो गालिबन किसी केस में बंद जनरेटर की मौजूदगी को जाहिर करती थी। सबसे खास बात यह थी कि उस मकान के गेट पर 2 मुसल्ला मुहाफिज भी मौजूद थे। जहां मैं मौजूद था वहां से मुझे लॉन के बेशतर हिस्से और अंदरूनी दरवाजा भी अच्छे तरीके से दिखाई देता था। उस पर भी 2 मुहाफिज मौजूद थे। मैं चंद मिनट वहां खड़ा सूरत हाल का जायजा लेता रहा। मकान के अकब से मुझे 2 और मुहाफिज भी आते दिखाई दे रहे थे। उनके अंदाज से जाहिर होता था कि असल इमारत के गिर्द वो चक्कर लगाते फिरते हैं। अंदरूनी दरवाजों पर तैनात मुहाफिजों के करीब रुककर उन्होंने राजदाराना अंदाज में कुछ बातें की, फिर आगे को चले गए। सबसे पहला मसला गेट पर मौजूद मुहाफिजों का सफाया करना था। बहरहाल
इस फैसले पर तो मैं पहुंच चुका था कि मेरी मुहिम का पहला मरहला इसी मकान में दाखिल होना था। गालिबन यही वो कान था जिसकी मुझे तलाश थी। कैटी की आवाज़ वक्फे वक्फे से मुझे अब भी एयरफोन पर सुनाई दे जाती। वो जानबूझकर इस तरह के मकालमे पेश करती थी कि मुझे सूरत-ए-हाल का काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता रहे। उस वक्त तक मुझे यही अंदाज़ा हो पाया था कि उसे कहीं ले जाने के लिए फ़िलहाल बांध कर किसी केबिन नुमा कमरे में बिठा दिया गया है। मैंने गेट पर मौजूद मुहाफ़िज़ों और अपने दरमियान हाइल फासले का जायज़ा लिया। मुझे उम्मीद न थी कि इतने फासले पर मेरी डार्ट गन की सुइयां उन्हें हलाक कर सकेंगी या नहीं। अलबत्ता अगर मैं उस दरख्त के उकब में पहुंच जाता जो ऐन सड़क के दरमियान ही मौजूद था, तो सुइयों का मौसर ताकत के साथ उन तक पहुंचना और जिस्म में पेवस्त होना मुमकिन नजर आता था। मैं चूंकि सड़क से कदरे बुलंदी पर था और मुहाफिज उस तरफ देख नहीं रहे थे, इसलिए मुझे मज़कूरा दरख्त तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश न आई। सीने के बल लेटकर मैंने डार्ट गन से पहले एक मुहाफिज का निशाना लिया और उसके रुखसार का निशाना बांध लिया। उसके गाल खूब फूले फूले नजर आते थे। डार्ट गन फायर करते वक्त हल्की सी शक की आवाज पैदा करती थी, क्योंकि उसमें हर बार ट्रिगर दबाने पर एक छोटे पिस्टन में हवा भर जाती थी और उसी के दबाव से सुई निशाने पर जाकर लगती थी। मालूम नहीं ये उस आवाज का असर था या रुखसार में सुई पेवस्त होने का कि वो मुहाफिज बुरी तरह उछल पड़ा और उसका हाथ रुखसार पर आन जमा। दूसरा मुहाफिज चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, मगर इससे पहले कि वो हरकत में आता, खुद उसका अपना हाथ भी रुखसार पर पहुंच चुका था। रुखसार मलते मलते ही वो दोनों ढेर हो गए। बमुश्किल 3 या 4 सेकंड बाद वो दोनों साकित हो चुके थे। मैंने चंद सेकंड मजीद इंतजार किया, फिर इधर उधर का जायजा लेकर सड़क उबूर करके गेट के करीब 4 दीवारी तक जा पहुंचा। गेट के कब्जों और दीवार के दरमियान इतना खला मौजूद था कि मैं उससे न सिर्फ अंदरूनी दरवाजे का जायजा ले सकता था, बल्कि डार्ट गन की नाली भी उसमें दाखिल कर सकता था। वो दोनों मुहाफिज उस वक्त तक सरगोशियों में बातें कर रहे थे और बार बार गेट की तरफ देख रहे थे। शायद उन्होंने बाहर वाले मुहाफिजों के गिरने की आवाजें भी सुन ली थी, या उनकी छठी हिस्स उन्हें किसी खतरे का एहसास दिलाती थी। मैंने उन्हें भी ठिकाने लगाने में ताखीर मुनासिब बिल्कुल न समझी और मौत का पैगाम लेकर चलने वाली 2 सुइयां उन पर भी फेंक डाली। ऐन उस वक्त जबकि वो अपने अपने गले से सुइयां निकालने की कोशिश में मसरूफ थे और किसी खाबिदा बिल्ली की तरह खरखरकी सी आवाजें निकालते हुए ढेर हो रहे थे, मकान के कोने पर वो 2 मुहाफिज भी नमूदार हो गए जो गश्त पर नजर आते थे और उन्होंने उनको गिरते हुए देख लिया था। उन्हें फौरन किसी गड़बड़ का एहसास हो गया, लेकिन इज़्तिरारी कैफियत का शिकार होने की वजह से वो कोई सही कदम भी ना उठा सके। उन्हें सबसे पहले पोजीशन संभालनी चाहिए थी। इसके बजाय वो राइफलें सीधी करके मुहाफिजों की तरफ को दौड़ पड़े, जो दरवाजे के आगे पुख्ता रविश पर ढेर हो चुके थे। ऐन मुमकिन था कि वो अहमक शोर भी मचाना शुरू कर देते। मैंने उनकी पुश्त और गुद्दी पर कई कई सुइयां दाग दी। वो अपने साथियों तक पहुंच तो गए थे, लेकिन उनकी कोई मदद करने या हकीकत का सुराग लगाने के बजाय खुद भी उन पर ही ढेर हो गए। मैं बेहद मुस्कुराया। उनकी बेवकूफ़ी को देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। अब मैं गेट की तरफ मुतवज्जो हुआ। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि उस पर बाहर की तरफ से ताला पड़ा हुआ था। उसकी चाबी मुझे करीब ही पड़े मुहाफिजों में से एक की जेब में मिल गई और मैं एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ताला खोलकर अंदर पहुंच गया। मुहाफिजों की लाशें भी अंदर घसीट कर मैंने गेट बंद कर दिया। गेट को बेआवाज़ तरीके से खोलने और बंद करने में ही मुझे ज़्यादा वक्त दरकार था। इस दौरान में मकान की तरफ भी मैं मुतवज्जो रहा, लेकिन उस पर तो सकूत तारी था। एक लम्हे के लिए तो मैं उलझ गया, कहीं मैं एक खाली मकान पर तो वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दे दी कि मुहाफिज खा कितने ही फर्ज शनास क्यों ना हो, लेकिन जिस वक्त मकान खाली होता है उस वक्त वो इतनी बाकायदगी से पहरा तो नहीं देते और ना ही इतने मुस्तैद नजर आते हैं जितने ये बेचारे इस वक्त नजर आ रहे थे, जो सब के सब कहीं जा चुके। उन 6 लाशों को एक जगह दीवार के साथ लगाकर मैं दीवार ही की वजह से पैदा होने वाली अंधेरे की पट्टी पर चलता चलता मकान के अकब में पहुंचा। उधर मेरी तवक्को के मुताबिक अकबी दरवाज़ा तो मौजूद था, लेकिन मेरी तवक्को के बरखिलाफ वहां 2 मजीद मुहाफिज भी अभी तक मौजूद थे।
मैं शायद अचानक ही उनके सामने जा पहुंचता, क्योंकि वो दरवाजे के करीब ही बनी हुई एक मेहराब के करीब खड़े नजर आ रहे थे। दफतन उनमें से एक मेहराब नुमा हिस्से से बाहर निकल आया, दूसरा कुछ कहते हुए उसके पीछे पीछे ही लपका और मैं बरवक्त दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। वो मुझसे ज्यादा फासले पर बिल्कुल न थे। अगर मैं दीवार से मजीद 1 इंच भी आगे खिसकता तो वो मुझे जरूर देख सकते थे। वो मेरी ही तरफ को आ रहे थे, इसलिए मुझे एक बार फिर अपनी डार्ट गन को जहमत देना पड़ी, वरना मैं ऐन दीवार के जेरे साया खड़े होकर जरा सी भी आवाज पैदा करना नहीं चाहता था। उनमें से एक ने कुछ इस किस्म की आवाज निकाली जैसे अपने साथी से कहना चाहता हो, देख, मैं ना कहता था कि कोई गड़बड़ जरूर है। उसने अपने कंधे से राइफल भी उतारने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उसका ये अमल अधूरा रह गया। सुइयां वाकई इतनी असर वाली थी जैसे साइनाइड किसी चीज में मिलाए बगैर बराह रास्त जबान पर रख लिया गया हो। मैं दिल ही दिल में डार्ट गन के मौजिद को दाद दिए बगैर न रह सका। तकरीबन 3 मिनट में उस मकान की हुदूद में 8 लाशें गिराई जा चुकी थी, मगर सकून जरा भी मुतासिर न हुआ था। इस लिहाज से ये चीज़ मुझे उस स्टेन गन से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद महसूस हो रही थी जो मैंने शलवार में उड़स रखी थी और जो झुकते वक्त मुझे खासी तकलीफ देती थी। बहरहाल स्टेन गन का ये फ़ायदा ज़रूर था कि वो मारती भी थी और दहशत ज़दा भी करती थी। डार्ट गन का इस्तेमाल बहरहाल महदूद था, हर जगह वो काम नहीं दे सकती थी। उन दोनों लाशों को भी दीवार के साथ लगाने के बाद मैं दरवाजे पर जा पहुंचा। अब मैंने डार्ट गन जेब के अंदर रख ली और उस हाथ में मोबर्ग निकालकर थाम लिया था जो अब तक मेरी पिंडली से बंधा हुआ था। दूसरे हाथ में मैंने अपना वफादार खंजर संभाल लिया। इसके बाद मैंने मोहतात अंदाजे से एक तरफ को रहते हुए जूते की नोक से दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला। दरवाजा खुला था। अंदर बला का अंधेरा था, जैसे मौत मुंह खोले खड़ी हो। दरवाजा काफी हद तक खोलने के बाद मैं दीवार से चिपका खड़ा रहा, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल बिल्कुल जाहिर ना हुआ। तब मैंने अंदर कदम रख दिया और दरवाजे के करीब ही दरवाजे से चिपक कर खड़ा हो गया। मजीद चंद लम्हे इंतजार के बाद मैंने दरवाजा आहिस्तगी से बंद कर दिया। मेरी हिस्सियात मुझे बताती थी कि इस कमरे में कोई नहीं, फर्नीचर नाम की कोई चीज वहां मौजूद ना थी। मैं दीवार ही के साथ रगड़ खाता एक और दरवाजे तक जा पहुंचा। ये भी मुझे खुला ही मिला, लेकिन जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, अचानक से लाइट ऑन हो गई। मुझे कमरे में कदम रखते ही एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ होगा, लेकिन उस वक्त तक बहरहाल मैं कदम अंदर रख चुका था। अब कुछ नहीं हो सकता था। फौरी तौर पर मैं घुटनों के बल गिर गया, लेकिन उसी लम्हे एक मध्यम आवाज सुनाई दी जिसे सरगोशी भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन न जाने क्यों मुझे महसूस हुआ कि उसे मेरे अलावा कोई सुन भी नहीं सकता। ये आवाज तजादात का मजमुआ थी, उसमें मौसीकियत भी थी और कुछ खुरदरापन भी शामिल था, इल्तिजा भी थी और अंदेशा भी था। निहायत शुस्ता अंग्रेजी में कहा गया था, जल्दबाजी में कुछ मत कर बैठना। मुझे हथियार फेंकने का हुक्म नहीं दिया गया था, इसलिए मैंने अंधाधुंध कुछ कर गुजरने के बजाय जरा बेहतर तौर पर उस शख्सियत का जायजा लेने को तरजीह दी जिसकी जबान से ये अल्फाज निकले थे। वो एक अजीबोगरीब औरत थी। अजीबोगरीब इस लिहाज से कि आवाज की तरह उसकी शख्सियत भी तजादात का मजमुआ नजर आती थी। कहने को तो वो औरत थी, मगर उसका कद शायद 6 फुट से भी किसी तरह कम नहीं था। उसके हाथ पैरों से बैक वक्त मजबूती भी आया थी और नजाकत भी नजर आती थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में शफकत और मेहरबानियों के साए भी नजर आते थे और संगदिली और नामेहरबानी की करख्तगी भी मैं उनकी आंखों में देख सकता था। ताहम इसमें कोई शक नहीं था कि मजमूई तौर पर वो एक बेपनाह खूबसूरत औरत थी। मलीह रंगत, किताबी चेहरा, रुखसारों की हड्डियां कुछ उभरी हुई थी, लेकिन लंबी पलकों से मुज़य्यन बड़ी बड़ी स्याह आंखों की वजह से हड्डियों का उभार बेहद खूबसूरत मालूम होता था। उसके तरशे हुए रसीले होंठों के गोशों पर खफीफ सा खिंचाव था, जो उसकी तबीयत में छुपी हुई सफ़ाकी की निशानदही भी करता था। उसके बाल कटे हुए थे और बेतरतीबी से उसकी पेशानी पर झुके हुए नजर आते थे, लेकिन इस बेतरतीबी ने उसके हुस्न और दिलकशी में मजीद इजाफा भी किया था। वो तकरीबन बोरी जितने मोटे कपड़े की एक ढीली ढाली शर्ट और उसी से मिलते जुलते
لیکن مختلف رنگوں کے کپڑے کی پتلون پہنے ہوئے نظر آتی تھی۔ پتلون کے پائچے اور شرٹ کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں اور اس کی مضبوط اور پرکشش کلائیاں بھاری بھرکم وکٹورین سٹائل کی کرسی کے ہتھوں پر ٹکی ہوئی نظر آتی تھی، جس پر اس وقت وہ نیم دراز تھی۔ اس کے ایک پاؤں میں سمور کا جوتا تھا، دوسرا جوتا کرسی سے کچھ دور پڑا نظر آتا تھا۔ اس کی عمر 35 سال سے کم تو نہ ہوگی، لیکن اس کے خد و خال پر نوخیزی اور کم عمری کی شگفتگی میں دیکھ سکتا تھا۔ صرف اس کی آنکھوں کی پختگی اور جسمانی اٹھان اس شگفتگی کا ساتھ نہیں دیتی تھی، ورنہ وہ بے حد کم عمر لڑکی معلوم ہوتی، لیکن خصوصیات کا تضاداتی ملاپ بھی بے حد خوبصورت اور حیران کن تھا۔ اس لیے مجھے کوئی تشبیہ نہیں سوجھی، سوائے اس کے کہ وہ اس لڑکی کی طرح نظر آتی تھی جو خود اپنی ماں بھی معلوم ہوتی ہو۔ دروازہ بند کر دو اور اطمینان سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا سرگوشی نما مکالمہ سن کر ایک بار پھر نہ جانے کیوں میرا دل اور محسوسات کچھ اتھل پتھل ہونے لگے۔ میں نے لات مار کر دروازہ تو بند کر دیا، لیکن اٹھ کھڑے ہونے والی ہدایت پر عمل نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بجائے میں دیوار سے ٹیک لگا کر قالین پر بیٹھ چکا تھا۔ خنجر اور ریوالور بدستور میرے ہاتھ میں ہی تھے، گو کہ میں یہ دیکھ چکا تھا کہ عورت کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار وغیرہ نظر آتا ہے اور نہ ہی جیب وغیرہ میں موجودگی کے آثار۔ پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں اتنا محتاط تھا۔ وہ کمرہ جس میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، کچھ عجیب سے انداز میں سجا ہوا تھا، جیسے کسی دولت مند نے دنیا کے کسی دور دراز گوشے میں گھر بنوایا اور وہیں جو کچھ بھی اچھی سے اچھی چیز دستیاب ہو سکتی تھی اسی سے گھر کو آراستہ بھی کر لیا۔ قالین نہایت دبیز اور کھڑکیوں پر پڑے ہوئے پردے موٹے موٹے اور کچھ شاہانہ قسم کے نظر آتے تھے، لیکن فرنیچر کچھ ایسا تھا جیسے نہایت پرانی اشیاء فروخت کرنے والی کسی دکان سے خریدا گیا ہو۔ ایک بات میں نے خاص طور پر محسوس کی کہ پردے وغیرہ کھڑکیوں پر اس انداز سے کھنچے ہوئے تھے اور روشن دانوں کو اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ روشنی بالکل باہر نہ جانے پائے۔ مجھے کمرے کا جائزہ لیتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کی محض ایک رمق ابھری۔ سرگوشی نما مکالمے نے ایک بار پھر میری سماعت کو اعزاز بخشا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم یہیں آؤ گے۔ میں اس وقت سے ایک کھڑکی کی درز سے تمہیں دیکھ رہی تھی جب تم محافظوں کی لاشیں ٹھکانے لگاتے تھے۔ اس وقت میں چاہتی تو ان لاشوں میں تمہاری لاش بھی شامل ہو سکتی تھی، لیکن مجھے فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ تو میری بہت بڑی غلطی ہوگی نا۔ اس نے مکالمے کو تشنا چھوڑ کر شرٹ کے سامنے والی جیب میں ایک ہاتھ ڈالا اور دوسرا ہاتھ اٹھا کر گویا مجھے خبردار کرتے ہوئے بولی، گولی وغیرہ بالکل مت چلانا، میں جیب سے کوئی ہتھیار نہیں، سگار نکالنے کے لیے اندر ہاتھ ڈال رہی ہوں۔ اس نے ایک چھوٹا لیکن موٹا سا سگار باہر نکالا، اس کا سرا دانتوں سے توڑ کر قالین پر پھینک دیا اور دوسری جیب سے لائٹر نکال کر اسے سلگانا چاہا۔ اس نے اتنا طویل کش لے کر دھواں اگلا کہ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر جائے گا۔ کسی عورت کو سگار پیتے میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اور وہ بھی اتنی لگن سے، گویا ایک ہی کش میں جیسے سگار ختم کر دینا مقصود ہو۔ اس کی باتیں الجھی سی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ دوبارہ خبردار کرنے کے سے انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی، میری ہی طرح نیچی آواز میں بولنا، برابر کے کمرے میں میرا شوہر بھی موجود ہے، گو کہ وہ کچھ سننے یا سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن احتیاط بہرحال اچھی چیز ہوا کرتی ہے۔ میں نے سرے دست کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور متوقع نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حلیہ تو تم نے یہیں والوں جیسا بنا رکھا ہے، وہ بولی، لیکن آئے بہرحال کہیں اور سے ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا میری صورت پر لکھا ہے کہ میں کہیں اور سے آیا ہوں؟ میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی ایسی نظر میں میرے لیے ایک خاص دلچسپی کی جھلک موجود تھی، اور اس بات کو محسوس کرتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہو رہی تھی۔ دل کی یہ خفیف سی اتھل پتھل میرے لیے باعث حیرت بھی تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مجھے ایک طویل عرصے سے اپنی بستی میں آزادانہ پھرنے کا موقع نہیں ملا، وہ بولی، اور مجھے بستی کے ہر فرد کی صورت بھی یاد نہیں رہ سکتی، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ صورتیں اگر یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا تعلق کس جگہ سے ہے، تو کم از کم یہ تو ضرور بتا سکتی ہے نا کہ ان کا تعلق اس جگہ سے نہیں ہے۔
میری بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ سمجھ رہا ہوں، میں نے کہا، اب اتنا ناسمجھ بھی نہیں۔ ہاں، اس بات سے تو میں بالکل متفق ہوں۔ وہ ایک بار پھر مسکرائی۔ کم عمر ضرور ہو لیکن ناسمجھ بالکل نہیں۔ تم نے بڑی صفائی سے میرا سوال گول کر دیا۔ بہرحال اس نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں کندھوں کو جنبش دیتے ہوئے کہا، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، لیکن میں تمہیں اس سرزمین پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ تم تازہ ہوا کے ایک جھونکے کی طرح آئے۔ اب تو میرا بھی یہاں پہ دم گھٹنے لگا ہے اور میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں اور اس زندگی پر موت کو ترجیح دینے کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ زندگی بہت ہی عجیب سے انداز میں گزر رہی تھی یہاں پر، حالانکہ بظاہر یہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہاں سے جانے کو دل کرتا ہے۔ میری الجھن اب زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ وہ مجھے خوش آمدید بھی کہتی تھی، ویسے تو خیر یہ کچھ ایسا بعید از امکان بھی نہ تھا۔ شوہر کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے اور بیوی کی اپنی۔ بعض اوقات بیوی شوہر کی بدعمالیوں اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ایک عرصے تک شریک کار رہتی ہے، مگر زندگی کے کسی موڑ پر اس کا ضمیر بیدار ہو جایا کرتا ہے۔ ممکن ہے اسی طرح یہ عورت بھی خواہ اپنی مرضی سے حشمت علی خان کا ساتھ دیتی رہی ہو، لیکن اب یہ سوال کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو چلا ہو۔